So today we have to continue with restriction enzymes. Last day we have gone through the topic of tools of biotech, where after dealing with fDNA followed by host, and thereafter in enzyme category we were the fifth with the pattern type, that is cleaving enzymes. क्लीविंग एंजाइम्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें डिस्कस करने के बाद टू टाइप्स, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस. खुद एंडोन्यूक्लियस तीन तरह के होते हैं. पहले तो स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक. स्पेसिफिक की भी तीन कैटेगरी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द restriction enzyme, now in biotechnology, which particular enzyme has been chosen as a potent tool to perform that cutting and tailoring action? So it's a cleaving enzyme type 2 specific endonuclease. Able to recognize some specific sequence which have been termed as palindromic base pair sequence, which has been termed as palindromic base pair sequence. Read as same from left to right, and from right to left. Now, that's the definition of palindromic base pair sequence. नहीं, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, बाहर डिस्टर्ब ना करें अब बिल्कुल. ओके, सो दैट्स व्हाट द नोट. तो ये तो पैलिंड्रोमिक जो लिटरल मीनिंग है ग्रामेटिकल इंग्लिश में, दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड. तो that specialty of recognition, the site in the DNA stretch is, what is that specific sequence? Palindromic sequence होते हैं. Now these enzymes require only magnesium presence to tag and cut the complementary sequences. These enzymes require only magnesium, और उन्हीं की प्रेजेंस में ये टैग मतलब जाके वहां जुड़ते हैं तो वो पहचान हो गई, और फिर वो कट बनाते हैं. तो टैग एंड कट द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, और वो सीक्वेंसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं.
Now, that's simply mirror image of each other. Such words are mirror image of each other. और इसी के accordingly जो मैं चीज यहाँ mention करना चाह रहा हूँ, suppose this is the sequence. Yeah. So the next point after going through this presentation, the restriction sites are made up of four to six base pair sequence only. जो restriction sites है, ठीक है, एक्चुअली वो सिर्फ मिनिमम 4 या मैक्सिमम 6 बेस पेयर सीक्वेंसेस के ही बने होंगे. क्लियर? अगला पॉइंट डेंजर साइन बना के मैं लिख दे रहा हूं. ये एक्चुअली वेक्टर्स पढ़ने में हमें काम आएगा, लेकिन फिलहाल अप्लाई तो रेस्ट्रिक्शन साइट पे हो रहा है. तो ऑल क्लोनिंग साइट्स आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, but all restriction site could not be cloning site. बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है. ऑल क्लोनिंग साइट्स आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, बट ऑल रेस्ट्रिक्शन साइट्स कुडंट बी क्लोनिंग साइट्स. एक रेस्ट्रिक्शन साइट को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान कर सकता है. 1-to-1 रिलेशन है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. ये अमीनो एसिड्स की तरह नहीं है कि अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, या वन कोडॉन विल कोड ओनली वन अमीनो एसिड. दैट्स ड्यू टू द एम्बिग्यूटी जो आप जेनेटिक कोड में पढ़ते हैं. तो वो स्टेटमेंट भी अपनी जगह सही है, और ये 1-to-1 रिलेशन है. तो टिल डेट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोटीन सबस्ट्रेट रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और रेस्ट्रिक्शन साइट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिलेशन है, दैट्स अ यूनिक स्पेसिफिक रिएक्शन, 1-to-1 रिलेशन. ये ध्यान रखने वाली बात है. So that's all about in general regarding restriction enzyme कि yes they are a cleaving enzymes type 2 specific. ये बोल देने पे ही समझ में आता है कि किसका इस्तेमाल हो सकता है एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में. और फाइनली वो जिन सीक्वेंसेस को पहचान कर लेते हैं, जो टाइप 1 और 2 भी 3 भी करते हैं, बट दे ओनली टैग, दे डजंट मेक अ कट इन प्रेजेंस ऑफ. वहां एटीपी और एस एडिनोसिल मिथायोनिन की भी जरूरत पड़ती है. यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम के आयंस के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराया जा सकता है टू बी यूज्ड इन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट. इट्स अ टूल ऑफ step
restriction, digestion. And again, to maintain the continuity, note same restriction enzyme is utilized to cut both fDNA and vector DNA. fDNA and vector DNA. हमेशा एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल होगा fDNA और वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे. क्लियर? एंड फाइनली वो पॉइंट मैं अलग से और नहीं बता रहा हूं, यही बता दे रहे इसी प्रेजेंटेशन में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचर टू मेक अ कट इन टू वेज विथ टू टाइप्स ऑफ एंड्स. blunt end ब्लंट एंड को हम स्टैगर्ड एंड भी कहते हैं. एंड दिस इज योर cohesive sticky flanking ends. So after having a close look with all the properties of restriction enzyme, what are the correct properties and statement regarding restriction enzyme? Commercially, all restriction enzymes are derived from prokaryotic origin. हालांकि आपने पढ़ा था कि क्लीविंग एंजाइम्स नेचर में प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं. बट देन टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, उस फील्ड में लैब में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल जो आज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑर्डर पे प्लेसमेंट दिया जाता है, तो उनका प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है? ऑलवेज फ्रॉम प्रोकैरियोट. यूकैरियोटिक सेल्स को कल्चर करके प्लांट एनिमल सेल्स, दैट्स मोर डॉन्टिंग एंड हेक्टिक प्रोसेस. रादर बैक्टीरिया आर इजी टू मेंटेन द कल्चर, तो कमर्शियली उनका इस्तेमाल होना ज़्यादा बेहतर माना गया. तो दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड इसी की कंटिन्यूटी में फिर एक नोट कि प्रेजेंटली अराउंड 900 restriction enzyme obtained from 250 strains of bacteria. Presently, around 900 restriction enzymes obtained from 250 strains of bacteria. The last pattern question from the topic of restriction enzyme as one of the potent tool in enzyme category, that's the nomenclature. Nomenclature rules of restriction enzyme.
first letter to be capital, denoting or representing genus name of the bacteria as source. To be in capital letter होना चाहिए, representing genus name of the bacteria as source. फिर second and third letter to be in small with italic pattern denoting species name of the bacteria as source. Fourth letter to be capital and denoting the strain of bacteria and Roman numeral denote the sequence of extraction. एंजाइम का जो सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना, दैट इज सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सेम बैक्टीरिया. एक ही बैक्टीरिया से जो एंजाइम्स मिले हैं उनका सीक्वेंस डिनोट करता है. The first enzyme from E. coli RY13 strain. है ना, इको R1 है ना, एस्चरेशिया को स्टैंड्स फॉर कोलाई, आर जो स्ट्रेन है, वन फर्स्ट एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई RY13 स्ट्रेन. So now today we are going to move with the next and the potent vector tool, the last category, that is vectors. Now, it's a vehicle DNA and rather called taxi DNA. A stretch of DNA having the ability to move a gene of interest,
है ना. It has been truly called vehicle DNA, taxi DNA. The reason is it's a simple stretch of DNA having the ability to move a gene of interest from one genome to another genome as a mobile element, as a mobile element. Now that's a prior literal definition, है ना. The word vector itself means any carrier, है ना, the carrier DNA, and it's the carrier DNA. तो उसमें कैरी करने की जो एबिलिटी है वो कहाँ से आया है, तो दैट्स वी आर गोइंग टू एक्चुअली एक्सपीरियंस थ्रू द डायग्राम कि नेचर में ही ऐसे कुछ खास डीएनए स्ट्रेच नेचुरल सोर्सेस से मौजूद है जिसको डिस्कवर किया गया, पता लगाया गया, और फाइनली ऐसा एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें एबिलिटी है जीन ऑफ इंटरेस्ट. वो तो आज हम बायोटेक के एस्पेक्ट में कह रहे हैं, लेकिन नेचर में भी देयर आर सर्टन पोटेंशियल माइक्रोब्स एंड अदर फॉर्म्स जिनके जीनोम में एबिलिटी होती है कि वो अपने ही या किसी और मटेरियल को किसी होस्ट सेल के अंदर जाके, जो वायरस इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उनका तो नेचर ही है टू कंडक्ट लाइटिक साइकिल, तो वो उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट है नेचर के अकॉर्डिंगली. तो बाय नेचर हो या आज हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एफडीएनए जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा एक एबिलिटी मिलती है जिसमें एक जीनोम से दूसरे जीनोम में वो मूव हो सके टू द अनदर जीनोम एज अ मोबाइल एलिमेंट. देन it can be from prokaryotic as well as eukaryotic origin vectors भी. तो थोड़ी देर के लिए प्रोकैरियोट तो समझ में आता है, बैक्टीरियल फॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, वायरस, उनमें है दोज मोबाइल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करने की एबिलिटी. बट यूकैरियोटिक ओरिजिन, तो डोंट फॉरगेट अबाउट जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स, ठीक है, बनकर वो कहीं भी एक जगह से विद इन दी जीनोम, या फिर उनको मौका मिले तो वो दूसरे सेल में भी जाके, तो अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है नेचर में, ये घटना होता है और वो अच्छा फायदा नुकसान वो एक अलग अपने आप में पूरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है. बट ये घटना हो रहा है और आज हम उन्हीं चीजों को अपने तरीके से परफॉर्म कर लें तो दैट कैन एक्ट एज एन टूल फॉर कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ वर्कआउट, जिससे मैं डे वन से आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि इट्स अ साइंस ऑफ डीलिंग द जीन एंड हैंडलिंग एनी सच जेनेटिक कंपोनेंट विथ विल. तो सब उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट, अगेन इट्स ट्रू, अलाइक एफडीएनए जो कि दोनों ओरिजिन से हम पा सकते हैं, वेक्टर्स को भी हाँ ज्यादातर प्रोकैरियोट से ही है, जैसे ये एंजाइम्स तो प्रोकैरियोट से ही है, कभी भी यूकैरियोट से जो डिराइव नहीं किया जाता है. बट जरूरत पड़ने पे वेक्टर्स तो प्रोकैरियोट से हम यूज करते हैं खुद आर्टिफिशियली. आगे चल के अभी आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल में जो आर्टिफिशियल वेक्टर्स का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक, यैक, हैक, मैक, है ना, उनके बारे में बताएंगे आपको. उनमें से तो बैक और यैक जानते ही हैं कि इट हैज बीन डिजाइन्ड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीके बेस्ड क्वेश्चन को एनसीईआरटी से. तो क्यों उनमें कहां से वो बनाया गया, उनको क्यों यूज किया गया, नाउ दैट्स द रीजनिंग क्वेश्चन. लेकिन बिफोर डीलिंग विद दैट डिटेल्स, लेट अस गो थ्रू द प्राइम प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सच स्ट्रेच ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी उसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी. एनसीईआरटी में तो 3 बातें लिखी हुई हैं और फिर पीबीआर 322 का, तो वो उसको ही पूरा आज क्लास के एंड तक मैं पूरा डिटेल डायग्राम बना के उसके कितने मतलब 7-8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड बन सकते हैं और आप टिप ऑफ टंग आज याद हो जाना चाहिए आपको. तो बिफोर दैट इन जनरल व्हीकल डीएनए, टैक्सी, क्योंकि अगर एफडीएनए हमारा पैसेंजर है तो हम उसको क्या एक मोबाइल एलिमेंट दे रहे हैं टू मूव ऑन फ्रॉम वन जीनोम टू अनदर विद विल, टैक्सी अवेलेबल करा रहे हैं. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट, है ना. ओके, फिर डिफाइन और ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद अब आप ऐसा हेडिंग दीजिए यूनिक प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के. वही बात है, केमिकली इट शुड बी डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, डुप्लेक्स
strand, preferably सर्कुलर, प्रिफरेबली सर्कुलर होना चाहिए। लीनियर भी मिलते हैं, वायरल डीएनए तो हमें लीनियर ही मिलेंगे, अब उसको सर्कुलर बना लेते हैं, लेकिन नेचर में या कंस्ट्रक्शन के समय मिल जाए तो अच्छी बात है। तो दैट्स द प्रॉपर्टी आइडियल। आइडियल वेक्टर, तो थोड़ी देर के लिए गौर तो करो, आइडियल एफडीएनए कौन, आइडियल होस्ट कौन, आइडियल वेक्टर कौन, ये सारे एंजाइम्स आइडियल है। लेकिन कौन सा एंजाइम आइडियली कटिंग मॉलिक्यूलर सीजर, ये तो मैंने इनके बारे में लिखा ही नहीं है। दे आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना, केमिकल स्कैपल्स या बायोलॉजिकल नाइव्स कह सकते हैं आप। लाइगेज उल्टा ग्लू का काम करता है, बायो एडिसिव का काम करता है। तो वैसे ही वेक्टर्स का आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये रेप्लिकेटिंग नेचर कैसे आ जाएगा उसका बाद में आपको पता चलेगा कारण, अभी तो ये स्टेटमेंट सही है। इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए। जिस ऑर्गेनिज्म से भी उसको लिया गया उसके अंदर, और जिसके अंदर भी जाएगा उसके जीनोम से भी बिना, है ना, फर्क, मतलब किसी तरह के रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इफेक्ट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोमिक डीएनए। क्योंकि व्हाट इज अल्टीमेटली वेक्टर, इट इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। उसमें जीन्स ऑफ एडिशनल फीचर्स होने चाहिए, जीन्स ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टीज, जीन्स ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टीज। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये नोट में कि नॉट वाइटल फॉर दी होस्ट, मतलब जिस होस्ट में भी वो है, जिससे भी उसको डिराइव कर रहे हैं, इनके ना होने से भी, मतलब अगर ये जीन्स नहीं भी होते तो भी वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता। लेकिन हाँ, वो जीन्स अगर होते तो उनको एडिशनली बेनिफिट्स मिलते। तो कुछ इस तरह का वो मतलब एलिमेंट है वेक्टर। डीएनए है तो डीएनए कोडिंग करता है सब कुछ। अच्छा, कोडिंग से नेक्स्ट पॉइंट, should have only exons, या लिखने का तरीका शुड नॉट कंटेन एनी इंट्रॉन सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस? वेक्टर डीएनए स्ट्रेच ऐसी छोटा है, और अभी और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो उसमें एक भी बेस पेयर फालतू नहीं होगा, कोडिंग सीक्वेंस ही होगा। आ रहा है सबको समझ में? तो बोलने का क्या तरीका? शुड हैव ओनली एक्सॉन्स, या इट शुड नॉट हैव इंट्रॉन्स। should be of low molecular weight and length. अब ऐसा क्यों? ये एक पॉइंट है जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल फैक्टर को डिफर कर देता है। ये वो पॉइंट है, होना तो ऐसा ही चाहिए। और नेचर में जो वेक्टर्स मिलते हैं नेचुरल सोर्स, उनमें यही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो हमें एड करते हैं, दे फैसिलिटेट अस टू परफॉर्म सम एक्शन। लेकिन फिर हमारे लिमिटेशंस भी हैं, या इनकी लिमिटेशन से जो हमारे लिमिटेशन बन जाते हैं फिर। और लैब में काम करते करते डिजायर कैन गो अप टू अनदर एक्सटेंट, तो फाइनली हमें आर्टिफिशियल वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो होना तो चाहिए, फायदेमंद है? तो दैट इज, जितने स्मॉल साइज के होंगे तो वो उनके अंदर एफडीएनए ज्यादा भारी नहीं होंगे। भारी होंगे तो इंट्रोड्यूस करते समय, आरडीएनए को पहुंचाते समय टूट फूट, मतलब कुछ होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उससे बचने के लिए इसका साइज जितना छोटा और लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉडरेट साइज होगा, उतना बेहतर। क्योंकि एफडीएनए लोड होने के बाद अगर भारी भी हो जाएगा तो एक रेंज के अंदर रहेगा जब उसको एंटर करते समय हैंडल। क्योंकि जब हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, क्या पढ़ेंगे? तो गन से शूट करेंगे बॉल्स, छोटे छोटे टाइटेनियम या गोल्ड के जो माइक्रो पार्टिकल बॉल्स होते हैं उस पर रखकर, तो ठीक है बहुत सारे स्ट्राइक करते हैं, लेकिन पता चला टकराते समय ही, है ना, वो वही डिसमेंटल हो गया, टूट गया।
भारी होने की वजह से, क्योंकि मोमेंटम के साथ जाके टकराएगा तो पियर्स करके, तो छोटे साइज का होने पे वो आराम से इस तरह की एक्टिविटीज में मूव कर जाते हैं अंदर। तो इसलिए जितना छोटा साइज शुरू से होगा उतना आगे चल के बेहतर होगा। लेकिन हमें कभी कभी बड़े एफडीएनए भी तो मूव कराने होते हैं और उनके लिए छोटे मोटे वेक्टर्स काम नहीं आएंगे। छोटी सी लोटिंग ऑटो में आप पता चला कि ये बड़ा सा आपने कोई चीज एलिमेंट रख के पहुंचा दिया, वो तो ट्रायो साइकिल 3 टायर का पता चला ऐसे ऐसे लहराते हुए रास्ते में कहीं गिर गया। Vector should be little bit more as per the size of the transporting material, yes or no? So that's the reason why artificial vectors have been constructed, है ना, over natural vector। आ रहा हूं मैं अभी क्लासिफिकेशन पे। फिलहाल आपने ये भी देखा कि इट शुड बी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक मैं जो बोल रहा था ये सब एक कैजुअल बातें हैं जो नेचर में मोर और लेस है नेचुरल वेक्टर्स पे, लेकिन जब इंसान ने इन चीजों को डिस्कवर किया और धीरे 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 उनका यूटिलाइजेशन सीखा तो डेफिनेटली उनमें चेंजेस लाए होंगे। नाउ आई एम मूविंग विद द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी हाईलाइट करता है। यानी अब आप कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इस तरह के लिटरेचर मिलेगा, देन ऑल्सो यू कैन डिसाइड करेक्ट एंड इनकरेक्ट। एंड फाइनली एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो it must have following modified properties। मैं समझाऊंगा क्या होता है ओरी साइट। अभी तो ओरी साइट होना चाहिए, रॉप साइट होना चाहिए, many restriction sites, many restriction sites। जितना ज्यादा restriction site होगा उतना वो polyclonal sites अवेलेबल कराएंगे। क्या कराएंगे? A vector must have more and more restriction। ऑप्शंस तो हो, लेकिन हर restriction enzyme cloning site, हर cloning site restriction site होता है। लिखवाया था थोड़ी देर पहले। तो पहले ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो, लेकिन फिर कौन सा एरिया जहां कट लगा के इस पे, व्हाट इज क्लोनिंग साइट? इट इज अ स्पेस generated by making a cut with restriction enzyme to entertain and affix the fDNA। That's cloning site। So all cloning sites are restriction sites, but all restriction sites couldn't be cloning site। उसका कारण क्या है वो तो डायग्राम से समझ में आएगा when we'll explain and go through PBR 322, one of the most popular potent vector utilized, है ना, to modify and make the genetically altered microorganisms। लेकिन उनके और भी ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं। तो फिलहाल आपने ओरी साइट होना चाहिए, रॉप साइट होना चाहिए, मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स, पॉलीक्लोनल साइट्स, एंड एट लास्ट इट शुड हैव सिलेक्टेबल। क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, मैं भी बात करता हूं, लेकिन आज के बाद 5 ऑप्शंस लिखे, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दिया होगा। एक क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर के क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कुछ भी लिखा होगा वो आंसर होगा। इन सारे पॉइंट्स में से पहला पॉइंट एक्सेप्शनल, ऑलवेज मोनोक्लोनल है ना, यूटिलिटी ऑफ अ वेक्टर इज डन। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए तो क्लोनिंग साइट ज्यादा मिलेंगे, चूज करने का मौका मिलेगा। और बाकी में एक वेक्टर में जितने क्लोनिंग साइट्स हो उतने बेहतर, यानी उसको अलग अलग तरह के आरडीएनए बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक समय में हम एक वेक्टर को एक ही एफडीएनए के क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब ये सब स्टेटमेंट सुनते जाइए, सब डायग्राम में मैं प्रूफ कर दूंगा क्यों।
गुगली एक्सेप्शन कि सर यानी एक वेक्टर में हम चाहे तो अगर किसी के पास 10 रेस्ट्रिक्शन साइट है लेकिन उनमें से सिर्फ 5 का इस्तेमाल हो सकता है क्लोनिंग के लिए, तो हम उस वेक्टर में एक साथ 5 एफडीएनए लोड कर दे। नहीं, लोड हमेशा एक ही होगा एट अ टाइम। आया सबको समझ में? तो ऑलवेज मोनोक्लोनल यूटिलिटी ऑफ अ वेक्टर इज डन। और नेक्स्ट पॉइंट, if the vector is from viral genome, फिर वही बात है जैसे एफडीएनए में कि एफडीएनए तो डीएनए होना चाहिए, और अगर हमें वायरल जीनोम से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। यस और नो? So you today know the reason what we do. We simply use the cDNA reverse transcription. और लास्ट क्लास आपने एक्सपीरियंस किया कि cDNA कैन बी यूज्ड टू मेक rDNA, बट rDNA से cDNA नहीं बन सकता। तो ठीक है, मान के चले अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक वेक्टर, सॉरी जो वेक्टर व्हीकल डीएनए है वो एक वायरल जीनोम से मिलता है, तो सिंपली मुझे एक अलग यहाँ पर इशू डिस्कस करना है। पता है कि उससे हम कैसे cDNA बनाएंगे, फिर उस cDNA स्ट्रेच को सर्कुलर करा के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी अभी आपने देखा कि ये जो साइट्स है ना, ये सब एक बैक्टीरियल ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन, या फिर यूकैरियोटिक ओरिजिन के वेक्टर में हम सारे प्रॉपर्टीज पाते हैं। लेकिन जो वायरल जीनोम का वेक्टर होता है उसका नेचर थोड़ा अलग है, उनमें ये सब प्रॉपर्टीज होते नहीं है। आया समझ में? दीज आर नॉट ट्रू फॉर वायरल। वायरल के लिए फिर क्या होना चाहिए? इफ द वेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ, then it must have, उसमें क्या होना चाहिए? कॉस साइट, क्या कहते हैं उसे, मतलब जो काम बैक्टीरियल ओरिजिन वेक्टर में ओरिसाइट करता है वही काम वायरस के जीनोम में कौन करता है? कॉस साइट। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा। फिलहाल ये दो बातें आपके सामने हैं। दीज आर गिवन करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर में ये सब चीजें होनी चाहिए। दिस इज एन प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटरेचर ऑफ एन आइडियल यूनिक वेक्टर। ठीक है, नाउ वेक्टर्स आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, natural and artificial. On the basis of origin, vectors are of two types. मतलब उनको कैसे डिराइव कर रहे हैं, या तो हमें नेचर से मिल रहा है विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, या फिर पूरी तरह हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जैसा हमें चाहिए। ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल यूज, क्या सिर्फ क्लोनिंग करने के लिए तो क्लोनिंग वेक्टर्स, या फिर एक्सप्रेशन के लिए। ऑल एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर नेसेसरली क्लोनिंग वेक्टर्स, बट ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स आर नॉट एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग मतलब सिर्फ खुद को रेप्लिकेट करेंगे और उसमें जो एफडीएन है उसकी भी कॉपीज बनती रहेंगी। और एक्सप्रेशन मतलब क्या है? कॉपीज तो बनेंगे ही, साथ ही साथ वो अपने आप को पूरा प्लाज्मिड एक्सप्रेस करेगा, उसी समय उसका भी एफडीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जब किसी होस्ट के अंदर हम एक्सप्रेशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए उसको जीएमओ बनाते हैं, मतलब होस्ट की तरह उसको ट्रीट करते हैं, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट होता है। सबको आया समझ में? उसी को हम कहते हैं दैट इज दी अवर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होस्ट, क्योंकि जिसको फिर लेबोरेटरी से कहां पहुंचाया जाता है? प्रोडक्शन हाउस में, जहां बायोरिएक्टर्स में उसके लिए कल्चर और सारे पैरामीटर्स प्लान्ड है टू एक्चुअली ऑब्टेन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फ्रॉम दैट हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस शब्द का मतलब ये है कि एक ऐसा होस्ट जिसका जीनोम, लोगस मतलब उसका जीनोम कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया है, जो नेचर में उसके पास नहीं था, आज इंसान ने अपने हस्तक्षेप मैनिपुलेशन से उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। और अब वो ऑर्गेनिज्म, ये सब फंडामेंटल्स मैं आपको समझा चुका हूं, इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन इटसेल्फ इनसाइड एंड आउटसाइड द लेबोरेटरी। उसको लेबोरेटरी में ही उसको एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में जाके उसकी एफिशिएंसी कैसे काम करेगा, इवन साइंटिस्ट कुडंट प्रिडिक्ट। इट कुड बी हार्मफुल ऑल्सो, हेल्पफुल, एंड एनीथिंग कैन हैपन, न्यूट्रल, खत्म हो जाए, वो सर्वाइव ही ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। हेंस बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस। और क्यों हम उसको छोड़ दें? हमने उसको तो बनाया हमारे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो छोड़ थोड़ी देंगे उसको बाहर। देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट हैबिटेशन, केमिकल एनवायरनमेंट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वेक्टर्स इन जनरल ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वेक्टर्स खुद दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में
द मोस्ट कॉमन नेचुरल वेक्टर। तो ये प्लाज्मिड पढ़ो और ये सारी बातें यहां तक अप्लाई कर दो ना। आया समझ में? प्लाज्मिड्स के लिए जनरल बैक्टीरियोलॉजी या फिर आप जेनेटिक्स क्लासिकल पढ़ते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स, उसमें प्लाज्मिड इज व्हाट? अ सिंपल circular self replicating extra chromosomal DNA with no introns, with है ना, and have got some additional genes which are not vital for actual survival। हाँ, लेकिन इन जिनके पास होगा वो बैक्टीरिया का एक कैसा स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन चेंज हो जाएगा, किलर स्ट्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात एफ पॉजिटिव, वो तो ट्रांसफर करने की एबिलिटी उस बेसिस पे जो सेक्स पिलाए बनाते हुए, वो एक अलग बात है, एपिजोमल एपिजोम्स बनाना, है ना। पहले प्लाज्मिड की बात कर लें, कंसेप्ट को आप समझे। प्लाज्मिड जिसके पास होगा उसके पास अपने नॉर्मल बैक्टीरियल स्पीसीज की फीचर्स तो होंगी जो बाकी सबके पास है, लेकिन उसके वजह से उसके पास एडिशनल कैरेक्टर्स होंगे। मान के चलिए उसमें सारे रेजिस्टेंट जीन्स है, क्या है, एंटीबायोटिक और फलाना टॉक्सिक ये वो, या कुछ ऐसा है जिससे वो टॉक्सिन बना सकता है। तो अपने ही स्पीसीज में दो तरह के स्ट्रेन बन जाएंगे, किलर और जिनके पास नहीं है सेंसिटिव। अब आया सबको कंसेप्ट समझ में? अगर नहीं होता तो भी तो इन लोग जिंदा रहते हैं ना। हाँ, इनके वजह से तो ये आज नेचर में हमने डिस्कवर। तो हेज एंड लीडरबर्ग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड प्लाज्मिड इन द ईयर 1959, और उसके बाद से हम प्लाज्मिड को डील कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड्स रेट्रोवायरसेस, आरएनए कंटेनिंग रेट्रोवायरिडी फैमिली के वायरसेस, और ऐसे वायरसेस जो स्पेशली बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यानी बैक्टीरियोफेजेस। दीज आर नेचुरल वेक्टर्स। नेचर में ऑल आर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ऑल आर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स, चाहिए हो चाहिए हो। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद है ना, उनके जीनोम, वही स्ट्रेच ऑफ, ये जो डेफिनेशन लिखवाया, वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके किसी भी जीनोम में एक से लेके दूसरे जाके फिक्स करके अपने काम को अंजाम देने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो प्लाज्मिड्स, रेट्रोवायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस जो नेचर से हमें अवेलेबल हुआ है ना। ट्रांसपोजॉन्स में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, एप्लीकेशन में आरएनए इंटरफेरेंस में ट्रांसपोजॉन्स का नाम ले लूंगा। मेन ये तीन है जो कल ऑप्शन में आ गया, तो ऑल आर नेचुरल वेक्टर्स इन द लैब। आर्टिफिशियल में नाउ देयर आर अ सीक्वेंस। Plasmids developed by Bolivar Rodriguez, 322, 325, 28, 42, अलग अलग ऐसे सीक्वेंसेस हैं इसके। और सब में क्या डिफरेंस है बेसिक बता दूंगा, पहले ये डायग्राम बना के। वैसे पीयूसी 107, 108, 112, कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, इसके अलावा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इसके अलावा and those are back, hack, mac, bacterial artificial chromosome, human artificial chromosome, yeast artificial chromosome, mammalian artificial chromosome. एक मुझे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट समझाना जिसमें इस वेक्टर का इस्तेमाल होगा। दूसरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ब्लू व्हाइट कॉलोनी मेथड जिसमें इस वेक्टर का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने इनका नाम पहले मेंशन किया, हाईलाइट किया। बाकी सब तो क्या बस याद होना चाहिए, कल इनका नाम लिखा हो तो दीज आर ऑल सेट ऑफ ऑड इवन करके, कि है ना, मान के चलो कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड्स, फेजमिड्स, नन ऑफ द अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है। आ रहा है सबको समझ में?
Circular self-replicating double-stranded DNA, extra chromosomal genetic material derived from bacteria and yeast. Plasmids और जीनोमिक डीएनए का बेसिक कंपैरिजन. ये हमेशा सर्कुलर होगा, वो सर्कुलर और लीनियर. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और इट्स दी न्यूक्लियर डीएनए. Only exons, both exon and introns. Only exons, both exons and introns. इनमें नॉन वाइटल जीन्स होते हैं, जबकि इनमें ऑल आर वाइटल जीन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल. ये एडिशनल प्रॉपर्टीज देते हैं, है ना, जबकि ये रेगुलर मेटाबॉलिज्म, ये सारे रेगुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं. एंड फाइनली ये सेल्फ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन. जबकि ये एक रेगुलेटेड रेप्लिकेशन करेंगे, अपने आप नहीं, जब भी होना है तभी होगा, है ना, रेगुलेटेड रेप्लिकेशन. So one of the potent example of plasmid is TI plasmid. In one of the pathogenic soil bacteria, Agrobacterium tumefaciens. Regular soil bacteria, pathogenic to dicot plants, pathogenic to and causes crown gall disease. कौन सा डिजीज? crown gall disease in the roots of dicot plants. तो इसमें वो एबिलिटी आई कहां से? Type of vectors depends on type of host. ये ठीक वैसा ही है टॉपिक जैसे कि एंजाइम्स कैसा इस्तेमाल होगा वो होस्ट सेल पे डिपेंड करता है टू कंडक्ट लाइजिंग डीएनए आइसोलेशन. तो वेक्टर और होस्ट, वेक्टर अगर प्लाज्मिड है, इट इज गुड फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए मोस्ट सुटेबल वेक्टर आर द प्लाज्मिड्स. वैसे ही अगर
होस्ट सेल जिसको हमें मॉडिफाई करना है वो एक अगर एनिमल सेल है तो उनके लिए सबसे बेस्ट वेक्टर कौन होगा? रेट्रोवायरसेस। और वैसे ही अगर हमें किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके बनाना है, जीएमएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, तो बैक्टीरियोफेजेस आर द बेस्ट टू यूज्ड एज अ वेक्टर। द रीजन इज कि नेचुरली इनमें एबिलिटी है इनके जीनोम में अपने आप को एफिक्स करना, इंटीग्रेट करने का। तो वही प्रॉपर्टी बस थोड़ा सा हम हमारे कैप्टिविटी में करेंगे। द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज डिसआर्मिंग। क्या कहेंगे? डिसआर्मिंग द वेक्टर्स। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि जैसा कि हम जानते हैं डाइकॉट प्लांट्स है उनमें टीआई प्लाज्मिड तो एक डेंजरस हैजार्डियस फैक्टर है, तो उसमें वेक्टर की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो हमारा एफडीएनए क्यों लेके जाएगा? और लेके भी जाएगा तो उसको तो बीमार कर देगा। वैसे ही नेचर में एनिमल सेल्स में रेट्रोवायरसेस अपना लाइटिक साइकिल कैंसर इंड्यूस कर सकते हैं और भी जो भी प्रॉब्लम, तो हम उसको क्यों जानबूझ के ऐसा इस्तेमाल करेंगे? क्यों हमारा जो वर्क मॉडल बनेगा जीएमओ वो तो एक डिजीज्ड एनिमल बॉडी बनेगा क्योंकि रेट्रोवायरसेस। एंड सेम विद बैक्टीरिया, तो अटैक ही करते हैं इनको खत्म करने के लिए, बैक्टीरियोफेजेस खा जाना। बट स्टिल वी आर टुडे यूजिंग, नाउ दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। इंसान अपने सहूलियत, अपने विल से किसी अनवांटेड चीज को भी बोलते ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ, नाउ दैट एक्शन इज कॉल्ड डिसआर्मिंग द वेक्टर। व्हाट डज इट मीन? तो इसको आंसर करने के लिए कॉम्पिटिटिव विंडो why a tumefacients are called natural engineer, natural genetic engineer. So basically what happens in nature, suppose this is the A tumefacian. और इसमें वो ऐसा प्लाज्मिड मौजूद है। इसे टीआई प्लाज्मिड कहा गया है। Means it has got certain gene which can induce tumor. तो it has got two sequences. एक तो अपने आप को ट्रांसफर करने की एबिलिटी टीडीएनए, इसके वजह से ही ये अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी जिसमें जाके इंटीग्रेट कर सकता है। इसके वजह से सीक्वेंसेस नेचुरल मौजूद है। और ये रहा वो प्रेजेंटेशन उस जीन सीक्वेंस का जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, जो कि प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट करके उनमें ट्यूमर, जिसको हम गॉल कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज, रूट्स और स्टेम्स नीचे के हिस्सों में जो गांठ बन जाते हैं, नोड्स डेवलप हो जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है, तो ईल्ड उनका कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? ईल्ड। What does disarming means?
कि उनका टीडीएनए रहने दिया जाए और जो टीआई जीन है उसको कट करके क्या डेवलप कर दिया? क्लोनिंग साइट। क्या डेवलप कर दिया? डिसआर्मिंग मींस डेवलपिंग अ क्लोनिंग साइट बाय सिंपली रिमूवल ऑफ द हार्मफुल जीन सीक्वेंस। जो हार्मफुल जीन सीक्वेंस को हटा दिया एंड सो कॉल्ड वहां पर जनरेट कर दिया है एक क्लोनिंग साइट फॉर द सो कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट एफडीएनए। बस यहां अटैच कर देंगे तो नेचुरली क्या होगा कि इसका कोई एक जीन ही तो हटा है, फंक्शनल जीन, और वो उसके लिए फंक्शनल था लेकिन होस्ट के लिए तो उसको हटा देने पे वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। उल्टा अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर इंटीग्रेट होगा और बाकी इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हेंस इज नेचुरल वेक्टर एंड एपिफिशियन जो कि खुद नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता था और कुछ नहीं करना है, बस क्लोनिंग साइट डेवलप कर दिया एंड दिस इज द एफडीएनए। तो किसी भी डाइकॉट प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट की तरह अब वो जीन निफ जीन हो सकता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हिरुडिन बनाने वाला जीन हो सकता है। आ रहा है सबको समझ में एवरीवन? या फिर बीटी जीन, कौन सा जीन? बीटी टॉक्सिन बनाने वाला जीन। तो हम जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके लिए बिना कुछ किए सिर्फ दिस एक्शन इज कॉल्ड डिसआर्मिंग। सेम विथ वायरसेस एंड दीज टू कैटेगरी, इनके भी उन सीक्वेंसेस को हटा दें तो बाकी वो एक पोटेंट वेक्टर का काम कर सकता है। एनसीईआरटी बुक दीजिएगा जरा। तो प्रेजेंटली आई एम विद द टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 198, 199 एंड 200। ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ के देखें, पूरा डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं ये कवर कर दूंगा पूरा ये वाला हिस्सा भी अभी एक्सप्लेनेशन में। तो नेचुरल वेक्टर्स तीन टाइप के जो आपके सामने हैं, लेकिन वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसाइड कैसे होते हैं? तो रेट्रोवायरसेस कैंसर के लिए जिम्मेदार है, वो जीन्स हटा देना या प्लाज्मिड में टीआई जीन को हटा देना जो कि ट्यूमर कॉज करते हैं इन प्लांट्स में। दिस एक्शन इज कॉल्ड डिसआर्मिंग to create the cloning site and make it as a potent vector with all those properties जो अभी मैंने आपको बताया, but those are natural properties। but सबसे बड़ा जो लूप होल है, कमी है कि ये सारे वेक्टर्स हार्डली 0.5 1.5 ज्यादा से ज्यादा 2 kb के लेंथ के होते हैं इनका साइज। जैसे ये तो जो प्लाज्मिड है वो 0.58 kb का है। तो व्हाट इज 1 kb? 1000 बेस पेयर्स, किलो बेस पेयर्स। तो 5800 कितना है ये? 5800 बेस पेयर्स का ये पूरा लेंथ है। अब ये भी लिखवाया था ना मॉडरेट साइट्स, नेचुरली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें लिमिट कर दे रहा है क्योंकि जिस एफडीएनए जीन को भी है वो भी मुश्किल से जो है 2-3 हजार 1500 बेस पेयर्स के लेंथ का वो टीआई जीन था। हमारा एफडीएनए भी मुश्किल से उतने ही बेस पेयर्स के लेंथ का वो जीन था, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। लेकिन व्हाट अबाउट दोज एफडीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट बॉडी, जैसे हमारे जीनोम का सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला, कौन सा प्रोटीन? एनसीईआरटी में तो लिखा है ह्यूमन जीनोम में है ना, जीन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो कंफ्यूज होना नहीं है, सही बात है, वो जीन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी तो वही है, क्योंकि वो जीन अगर लंबा है, सबसे लंबा है ना 2.4 मिलियन, कितने बेसिस, यानी 24 लाख 24 लाख बेस पेयर्स का बना है। तो हमारे टोटल जीनोम का वो तो कम हिस्सा है, लेकिन सारे जितने पोटेंट एक्सॉन जीन्स है जिनकी कोडिंग होती है उनमें सबसे बड़ा जीन कौन है? 2.4, यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला। याद करिए, आपको मसल्स पढ़ाते हुए मैंने बताया था उस प्रोटीन का क्या काम होता है। अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि रिसेसिव अलील कहां मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम पर। 24 लाख से बनने वाला वो बेस पेयर कुछ ना कुछ उसके बेसिस सीक्वेंसेस कम ज्यादा जो भी है, जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा।
वो बनेगा नहीं वो प्रोटीन। तो रिजल्टेंट अ पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्रेस डिस्ट्रॉफी इन लेटर लाइफ, क्योंकि इंपल्स जाएगा लेकिन हमेशा कंडक्ट ना हो पाने की वजह से ट्यूब्स, आज आपको मैकेनिज्म पता है। तो लेटर ऑन मसल्स की प्रॉपर्टी है, दे रिस्पॉन्ड, दे हैव द प्रॉपर्टी टू गेट, है ना, एग्जिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन, अपना लेंथ, साइज, वेट, वॉल्यूम गेन करना अपनी एक्टिविटी से, है ना। टोनिसिटी क्या पढ़ा था आपने? तो मसल लूजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड हेंस इट श्रिंक, कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिजिकली द फिनोमेना इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो जेंट डिजीज, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि, और सबसे छोटा जीन हमारे इंसान के जीनोम में होता है एसआरवाई जीन। कौन सा जीन? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जिससे टीडीएफ नाम का एक जीन बनता है, सॉरी प्रोटीन बनता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी मेल के वाई, सबसे बड़ा जीन एक्स पे मौजूद है और सबसे छोटा वाई पे। तो पढ़ते हुए देखो अपने आप ही लिटरेचर तैयार हो गया है। व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सब कुछ पढ़ने के बाद कि हमें आज क्या क्या पता है जो पहले नहीं पता था। ये पता नहीं लग सकता था जब तक हम सीक्वेंस, हमारे पास एक्चुअल रोड मैप ना आ जाए पूरा, तब तक आप कैसे किसी चीज को प्लान आउट करोगे कि क्या है और क्या नहीं है, क्या खराबी है क्या अच्छाई है। तो ऐसे करके हम फ्यूचर में किसी की भी जीनोम का रोड मैप तैयार कर ले बाय टू वेज, जेनेटिक मैप, फिजिकल मैप। जैसे स्कूल में आप लोग ज्योग्राफी की क्लास में दो तरह के मैप्स का इस्तेमाल करते थे टू डिनोट दी पोजीशंस, मार्किंग, यस और नो। एक पॉलिटिकल मैप होता था और एक फिजिकल मैप। वैसे ही साइंटिफिक दुनिया में किसी की भी जीनोम की सीक्वेंसिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑन पेपर्स, हार्ड कॉपी में बनता है, उसको एक फिजिकल मैप होता है और एक जेनेटिक मैप कहते हैं। बताएंगे आपको क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का इस्तेमाल किन किन कारणों से कैसे किया जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अभी जो मैं बात रख रहा था कि आज कैसे हमारे पास ऐसे भी एफडीएन है, तो जब हम किसी ह्यूमन या किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मूव कराना चाहते हैं, तो तब इन वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वी नीड मोर पोटेंट और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ, एबिलिटीज के साथ वेक्टर चाहिए। हेंस artificial vector have been designed with an aim of what? Moving big, yani large fdna, and moreover they have high copy number, they have, क्योंकि ये जो होते हैं नेचुरल वेक्टर्स, ये जीन क्लोन करके इनकी क्या एबिलिटी है, 50 100 कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वेक्टर 200 500 1000 तक बना सकते हैं। तो हाई कॉपी नंबर एफडीएनए का, बड़े एफडीएनए मॉलिक्यूल्स को मूव करना, है ना, और एक्सप्रेशन कराना एफिशिएंसी के साथ, ये तीन कारणों से हमें आर्टिफिशियल वेक्टर डिजाइन करना पड़ता है। दिस इज आंसर विल बी ऑल द अबव। ऐसा क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी मिलेगा और कोई भी बुक सॉल्व करोगे उसको आपको मिलेगा, तो आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। बाकी मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं विद एग्जांपल ऑफ पीबीआर 322। किसी को कोई डाउट यहां तक? और अभी अभी थोड़ी देर पहले तो जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को तो इस बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि पीबीआर और उनमें भी लिमिटेशंस हैं और बड़े, मैंने कहा ना, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन बॉडी या किसी भी राइस जीनोम, राइस प्लांट के जीनोम के लिए, तो इसलिए वो सब बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल नाम ही दे दिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, दोज आर नेम ऑफ ऑल वेक्टर्स।
एनसीईआरटी में ये स्मॉल डी लिखा है वो गलत है, ऐसा होगा, ठीक है ना। हिंड D3। So now this is PBR 322 with 1.57 kb, and this is ampicillin resistant selectable marker gene, and over here it is tetracycline resistant gene. So the characteristics of PBR are one ORI site, one ROP site, being a cloning vector, being a cloning expression vector, cloning expression vector या expression vector direct हम बोले है ना, having ORI site, ROP site, 8 restriction sites, 8, but only 4 cloning sites, and 2 selectable marker genes. 2 selectable marker genes. As per NCERT, ampicillin will help in screening. ऐसा नहीं है कि यही हमेशा सही है, लेकिन एनसीईआरटी जैसा कह रहा है, पहले वो याद करा दे रहा हूं. स्क्रीनिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेंट, and tetracycline will help in screening non-recombinant from recombinant. Excuse me.
So now this is the main gist of the complete chapter. क्योंकि ये जो सिलेक्शन है, मतलब अभी मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, यही थोड़े से कंफ्यूजन मतलब होता है ना कुछ हर चैप्टर में। हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समझ में तो आ जाता है फॉर एट अ ग्लांस, जिस दिन हम समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर से कंसेप्ट कहीं ना कहीं अगर ना बन पाए फिर भूल जाते हैं। मतलब ये तुम्हारी जगह मेरे से भी हो सकता है, मतलब एक होता है ना दिमाग में मेंटल हिच, ये ह्यूमन एरर्स है। तो हर चैप्टर में इसी टॉपिक पे ध्यान देने के लिए इतने देर से, जैसे ये सब मैंने लिखवा दिया, ये तो कहीं भी आप पॉइंट्स पढ़ के रट लोगे, ऐसा होना चाहिए, ये होता है, इसका ये काम है। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन इन सब के वजह से एक्चुअल काम कैसे होता है यही आप सीखते हैं। तो फिलहाल ये तो नॉमेनक्लेचर का नाम है, वेक्टर्स को भी नाम कैसे दिया जाता है, ये एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेशनल स्केल पे एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है कि जो भी कंस्ट्रक्ट करेगा वो खुद अपना नॉमेनक्लेचर कर सकता है। सेट बस इसमें सीक्वेंस मेंशन होना चाहिए। जैसे बॉलिवर रॉड्रिक्स, इन्होंने इसको डेवलप किया था, प्लाज्मिड को पूरी तरह मॉडिफाई कर दिया, एक्चुअल सीक्वेंस रहा ही नहीं। काम के जितने सीक्वेंसेस है जिन जिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पीबीआर 322 और 325 में क्या डिफरेंस होगा? अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स क्या है? ये ऐसे जीन सीक्वेंसेस होते हैं जो वही वेक्टर की एडिशनल प्रॉपर्टीज। अब ये एक एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, सॉरी प्रोटीन, जो कि रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के लिए। तो अब 325 में कैनामाइसिन है और एम्पिसिलिन है, ये कॉम्बिनेशन है। 328 में टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्पेनिकॉल है। सबको आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि उन वेक्टर्स को फिर जिन बैक्टीरिया को चूज करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया किस तरह के एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है नेचर में। पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम ने यही तो किया, सब कुछ स्टडी करके। तो आप अब ये है, आप देख लीजिए इसके आगे क्या चूज हो सकता है, क्योंकि एफडीएनए का जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर है, और नहीं है तो फिर आज नाउ स्टार्ट्स मैनिपुलेशन, फिर हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। क्योंकि फिलहाल होस्ट यही ठीक है, क्योंकि होस्ट एक प्रोटोट्रॉफ है, वो हमारा फर्स्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ग्रोथ मीडियम फीडर में जब हम क्या बोलते हैं बायोरिएक्टर में फीड करेंगे ग्रोथ मीडियम, वो हमारा कॉस्ट कटिंग का काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर अपना पैसा बचाना चाहेगा प्रोडक्शन के लिए, तो शुरू से लेकर आखिरी तक हर चीज प्लानिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि कहीं भी एक जरा से ग्रास रूट प्रॉब्लम के वजह से कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी हॉल्ट हो सकता है, और दैट्स इकोनॉमिकल लॉस। तो ठीक है, इसमें एक ओरी साइट है। व्हाट आर ओरी साइट्स? व्हाट आर ओरी साइट्स? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इनका काम क्या है? दे डिसाइड कॉपी नंबर ऑफ एफडीएनए। दे डिसाइड ऑफ एफडीएनए, मतलब रेप्लिकेशन कितनी बार होगा प्लाज्मिड का, जिससे एफडीएनए जो कहीं भी अटैच हो वो भी तो रेप्लिकेट होगा, और वो एफडीएनए की उतनी कॉपीज बनेंगे। तो ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डिसाइड्स, डिटरमाइंस द रेप्लिकेशन ऑफ द एफडीएनए, देयरबाय डिसाइडिंग इट्स कॉपी नंबर। तो अलग अलग वेक्टर्स का कॉपी नंबर जिसका जितना हाई होगा उतना आइडियल वेक्टर। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आर्टिफिशियल वेक्टर्स हैव हाई कॉपी नंबर, और अमंग आर्टिफिशियल वेक्टर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और वेक्टर का साइज बढ़ेगा, उसकी कॉपी नंबर और ज्यादा से ज्यादा बड़े एफडीएनए को ले जाने की टेंडेंसी और एबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ेगा अमंग द आर्टिफिशियल वेक्टर। लेकिन नेचुरल के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल आर एडवांटेजेस। व्हाई? अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। ये तो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि पीबीआर एक बहुत ही पॉपुलर पोटेंट है, क्यों? ओवर प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड भी वेक्टर है, लेकिन टीआई प्लाज्मिड कैसा वेक्टर है? लिमिटेड वेक्टर है, ओनली फॉर डाइकॉट प्लांट्स। अब आप लिटरेचर एनसीईआरटी से लिया हुआ स्टेटमेंट या तुम्हें क्लासरूम में पढ़ाया गया, तुम खुद कंपेयर कर लो। अब आ गया समझ में एवरीवन? तो वेक्टर तो सुनने में लग रहा था एज अ टूल ऑफ बायोटेक, लेकिन खुद अपने आप में क्वेश्चन ओरिएंटेड। पूरा चैप्टर एक तरफ वेक्टर्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक दिन बैठ के सिर्फ वही पढ़ो। पूरे चैप्टर को छोड़ दो, सिर्फ एक दिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर को रिवाइज करो। एक दिन सिर्फ बायोटेक बायोरिएक्टर्स पढ़ के रिवाइज कर लेना। देखो रिवीजन के अलग अलग तरीके हैं, वो तो स्टूडेंट खुद एक लेवल के बाद तय कर लेता है, पहले जब उसको सब कुछ पता चल जाए। तो ओरी साइट के लिए ये बात सही है, बन गया ना ये भी क्वेश्चन। रॉप साइट, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो इंड्यूसर का काम करता है प्लाज्मिड के खुद के रेप्लिकेशन कॉपी एक्सप्रेस होने के लिए।
तो रॉप साइट का होना ही वेक्टर को एक्सप्रेशन वेक्टर बनाता है। क्या बनाता है? और अगर ये ना हो तो वो सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर रह जाता है। क्या रह जाता है? देखो एनसीईआरटी में तो कहीं ऐसा एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ये याद रख लो। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो ही मेरी बात सही साबित होती। एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया, तो ये क्यों है? इसकी मौजूदगी से ही वेक्टर क्या कहना बनता है? एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या बनता है? सबको आई मेरी बात समझ में? तो दैट्स रॉप साइट। और थोड़ी देर पहले आपने लिखा था यही अगर वायरल जीनोम होता तो कौन सा साइट होना चाहिए था? कॉस साइट। तो व्हाट इज कॉस्मिड? वायरस के कॉस साइट और प्लाज्मिड को ज्वाइन कर दो, बन गया कॉस्मिड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज 13 का जीनोम और प्लाज्मिड को अटैच करके थोड़ा बड़े साइज का भी बन गया, कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, कॉपी नंबर भी बढ़ गया। आया सबको समझ में? आर्टिफिशियल वेक्टर बन गया। क्या बन गया? फेजमिड्स। तो कल अगर ऑप्शंस पे फेजमिड्स कॉस्मिड्स कौन किसके कॉम्बिनेशन से बना है ऐसा करके ऑप्शंस लिखा हो तो ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके लिए, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। और एट लास्ट आज देखेंगे शटल वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? लेकिन उससे पहले, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, ओरी और रॉप साइट समझ में आ गया। 8 क्लोनिंग सॉरी रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एनसीईआरटी में देखिएगा नीचे इसके एक्सप्लेनेशन में ये गायब है। अब ये गायब वहां है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन होते 8 है, ये ध्यान रखिएगा। समझ आया? दिस इज अ ह्यूमन एरर भाई, नहीं लिखा अब सीरीज में, सबके नाम लिख दिए, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन आटों में से सिर्फ क्लोनिंग साइट 4 है, 1 2 3। इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां कट बना के स्पेस जनरेट करेंगे तो एक्सप्रेशन वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी ना। रॉप सबको आया समझ में? हेंस इट कुडंट बी यूज। आज तक आया नहीं है क्वेश्चन, मैं वही तो कह रहा हूँ। लो एनसीईआरटी राइट डे 1 से आपको कह रहा हूँ, जो आ चुका है एनसीईआरटी बेस्ड वो तो अब आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं आप लोग अपने लेवल पे ईयर वाइज पेपर लगा रहे हो, आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ पॉइंट्स है। अरे एनसीईआरटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स लाइंस बच्चे हैं, और डायग्राम कह लो, प्रेजेंटेशंस कह लो, उसकी इवैल्यूएशन करो आप बैठ के, तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। हो गया एनसीईआरटी बेस्ड, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। फिर उसी तरह से 2 क्वेश्चन बन गए, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं और इसका ही क्यों। सबको आया समझ में? ये तो फैक्ट था कि 8 है, उनमें से 4 का इस्तेमाल हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीबीआर 322। और उसमें भी हमेशा चारों का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी एक का, क्योंकि चारों के चारों फिर वही लेंथ बढ़ जाएगा और एक्सप्रेशन करने में फिर वो चूज कैसे करेंगे स्क्रीनिंग में, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज हमें एक को तो रखना पड़ेगा ना टू सिलेक्ट स्क्रीनिंग। अब आया समझ में लॉजिक? कुछ बातें होती है ना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन वही तो कह रहे हैं, लिखना क्या, कितना कंटेंट लिख लेने से अपना काम बनेगा, और कुछ चीजें होती है समझ लेना पड़ता है, वो लिखने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया था गूगली, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्शन। भले ही रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत ज्यादा है, क्लोनिंग साइट के ऑप्शंस मिलते हैं, इस वेक्टर को 4 अलग अलग एफडीएनए में अलग अलग आरडीएनए, 4 आरडीएनए बन सकते हैं। सही बात है, 4 अलग अलग तरह के, क्योंकि कोई तो एफडीएनए होगा जो बाम H1 से कटता है, ये भी कटता है, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कटिंग प्लाज्मिड एंड एफडीएनए। याद आया सबको? एवरीवन क्लियर? तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक। तो PVR can be used to construct 4 different types of rDNA containing 4 different types of fDNA. सही बात है। But at a time, a cloning vector should be used as monoclonally. Should be used as for better result, and that is a technical limitation. होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट आया सबको समझ में? ये कंसेप्ट सबको आया समझ में? Finally, selectable marker genes. These are the genes which encode for, है ना, certain proteins which will act as enzyme or protein of resistance, protein of, या इवन टॉक्सिन प्रोटीन, क्योंकि उनके वजह से दूसरे सारे आसपास के बैक्टीरिया वही जिंदा रहेंगे, हमें वही चाहिए, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट।
आ रहा है सबको समझ में? तो अलग अलग तरह, मतलब एक मार्कर, उसके एक्सप्रेशन से हमारा रिकॉम्बिनेंट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? among the non transformants and transformant non recombinants में से select करना, hence those genes are called selectable markers। और एक क्लोनिंग वेक्टर में मिनिमम 2 सेलेक्टेबल, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। और इसमें है, किसी को कोई डाउट? ठीक है। ऐसा ही अगला एक वेक्टर PUC107, कंटिन्यूशन में इसलिए पहले ये बता दिया कि देखिए इसमें बाकी वही बाकी साइट्स भी होते हैं। यहाँ मेन कंसेप्ट समझना है PUC107, और उसका लेंथ होता है 1.28 KB, 1.28 KB, 1.57, है ना? आया सबको समझ में? ये 1 पॉइंट उससे भी छोटा है, ये साइज से भी है ना, वो तो रैंडमली बन ही गया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये छोटा। बाकी इनमें भी वही रॉप और ये रहा ओरिसाइट और सारे एंजाइम से। मेन चीज क्या समझना है, इनमें 2 तरह के नेचर के एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक होगा और एक एंजाइम कोडिंग। कौन सा एंजाइम? बीटा। एनसीईआरटी में आप देखना वो गलत, वही टाइपिंग मिस्टेक, अरे ऐसा करके वो छप गया, वो तो वैसे ही चला जा रहा है विदाउट एनी रिविजन एंड प्रूफ रीडिंग सालों साल। इट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। तो अभी बोला ना मैंने, एंजाइम बनाएगा या प्रोटीन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो दोनों है इसके पास। तो इसको जो है ब्लू व्हाइट कॉलोनी मेथड में 1 स्टेप प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है वो? आया सबको समझ में? कैसा प्रोसेस है? 1 स्टेप। जबकि ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? 2 स्टेप प्रोसेस। तो कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है ये बात कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेस्ट कह लो आप, ब्लू व्हाइट कॉलोनी इज एडवांटेजियस। रीजन ABCD करके ऑप्शन, रीजन यही है कि वो थोड़ा सा डॉन्टिंग प्रोसेस है ड्यू टू मेंटेनेंस, 2 स्टेप रेप्लिका ट्रांसफर करना, एंटीबायोटिक प्लेट्स, ग्रोथ प्लेट मेंटेन करना। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 1 स्टेप में ही सब पता चल जाएगा, दोनों चीज, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन, और फिर कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट और कौन। तो ये एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज और ये एम्पिसिलिन बनाता है। इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम अपना किसी तरह का वर्कआउट करते हैं, तो वो कैसा रहेगा? सबको आ गया समझ में अच्छे से? अब ये FDNA लग चुका है। क्या लग चुका है? और हमें पहले से पता है कि हमेशा 2 तरह के वेक्टर तैयार होंगे, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, दूसरा ये तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, दिख रहा है डायग्राम से, और दूसरा इसी के बगल से जिसमें ओरिजिनल ये रहा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हिस्सा और बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन, जो कि डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कट लगा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यहां कट बनाया था, वो रीसर्कुलराइज हो गया। क्या हो गया होगा? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन स्टेप में, याद आ रहा है सबको? एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने जिसको रोक रखा था उसमें तो FDNA जुड़ गया लाइगेशन में, और दूसरे में नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो रीसर्कुलराइज हो गया होगा। क्या हो गया होगा?
तो ये फिलहाल हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अब आप जानते हैं कि सब लोग अपना शीट पे नाम लिखवाते जाइएगा, अपने रोल नंबर्स लिख लीजिए सब लोग, ठीक है ना? और अपना ही लिखना, अपने फ्रेंड का मत लिख देना, बिकॉज आई विल नाउ काउंट द नंबर सीरीज यहाँ से और यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना? इसलिए सिर्फ अपना ही रोल नंबर लिखिएगा। सो नाउ द कंसेप्ट इज कि ऐसा सैंपल जिसमें इस दोनों तरह के डीएनए मौजूद है, दे हैव बीन पोर्ड इनटू द ग्रोथ मीडियम, जिसमें बैक्टीरिया जिसको हमें जीएमओ बनाना था, ठीक है, उसको ग्रो किया, और उसको जिस प्लेट पे ग्रो किया वो प्लेट कैसा था? ये प्लेट ही है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसी को ही टॉप व्यू से देखेंगे तो कॉलोनी 1 2 3, कॉलोनीज 3 तरह के हम मान के चलेंगे। एक जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कैसा है? बाकी ये दोनों क्या है? लेकिन ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर। तो ये है हमारा जीएमओ या जीएमएम। लेकिन लैब में 1 स्टेप प्रोसेस, एक ही प्लेट पे एम्पिसिलिन ग्रोथ प्लेट टॉप व्यू, आफ्टर 12 आवर्स 24 आवर्स इंक्यूबेशन, हम देखेंगे ये जो कॉलोनी है, दिस इज ए मियर प्रेजेंटेशन ऑफ कि ये कॉलोनी धीरे धीरे पेरिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो वेक्टर है ही नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ना ऐसा ना ऐसा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सबको आया समझ में? तो एम्पिसिलिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ये दोनों ग्रो करेंगे। तो एक ही स्टेप में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गया? पेरिश। अब बच गए कौन?
सबको आ रहा है समझ में? अब इसमें से एक बैक्टीरिया देखा तो अंदर ऐसा होगा, नो वेक्टर, नो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, दोनों के पास होगा। अच्छा, यहां ग्रीन कलर क्यों इस्तेमाल किया? वही नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये एफडीएनए नहीं है इसके पास, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अब क्या होगा कि आसपास इस मीडियम में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है, मतलब एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसका इस्तेमाल करके वो ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिशन लेके, लेकिन वो उसके साथ कलर एसोसिएटेड, कलर पिगमेंट एसोसिएटेड है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम, ग्रोथ मीडियम है ये, और ये दोनों बैक्टीरियल कॉलोनी उसका इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कर पाएगा, ये तो खुद मर जाएगा। ये दोनों इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कर पाएगा क्यों? क्योंकि इसके पास गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, और मीडियम में क्या मौजूद है? गैलेक्टोस, इलेक्ट्रोस पाउडर ऐड करके वो मीडियम बनाया गया है। सबको आया समझ में? रिजल्टेंट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट इंक्यूबेशन, नॉट ओनली इट विल ग्रो, एल्स द कॉलोनी विल अपीयर ब्लूइश। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या दिखेगा? ब्लूइश। और जो रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है ना, वो गैलेक्टोस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसकी कॉलोनी कैसे दिखेगा? व्हाइट। आया सबको समझ में? तो हाउ द प्रोसेस हैज कन्वर्टेड इनटू वन स्टेप, इनटू वन स्टेप। क्लियर? वन स्टेप प्रोसेस है, एक बार में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन? नॉन रिकॉम्बिनेंट और कौन? सबको कंसेप्ट आया समझ में? एवरीवन? तो इसी तरह से इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करते हुए वो टू स्टेप प्रोसेस, हालांकि याद करिए जब मैंने आपको बेसिक स्टेप्स पढ़ाया था, मैंने ये नहीं पढ़ाकर भी आपको समझा दिया था कि कैसे पहले स्टेप में एम्पिसिलिन, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि पहला ग्रोथ प्लेट कैसा लिया गया था? एम्पिसिलिन इसलिए लिया गया था क्योंकि एफडीएनए को यहां लगाया गया था, इसलिए मैंने एज पर एनसीईआरटी लिखा। तो हमेशा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट पता लगाने में कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेगा, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा द जीन सिलेक्टेबल मार्कर विच हैज बीन इनएक्टिवेटेड बाय एफडीएनए, विच हैज बीन इनएक्टिवेटेड बाय, वही पता लगाने में हेल्प करता है। सबको आ रहा है समझ में? फिर से समझिए, देखिए दो प्लेट्स थे उस प्रोसेस में, एक एम्पिसिलिन था स्टेप 1, और स्टेप 2 में क्या था? टेट्रासाइक्लिन। तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा एम्पिसिलिन पहले लेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर एफडीएनए को कहां लगाया गया है? टेट्रासाइक्लिन पे, तो सबसे पहला ग्रोथ प्लेट कौन सा लिया जाएगा? एम्पिसिलिन, क्योंकि ये हेल्प करेगा क्या पता लगाने में? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और कौन हेल्प करता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट पता लगाने में। तब आंसर क्या होगा? द अदर जीन जिसमें एफडीएनए इंसर्ट हुआ है। क्या इंसर्ट हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? देखिए ना, यहां पर इंसर्ट किया हमारे एफडीएनए को, क्लोनिंग साइट बनाया, तो ये एंजाइम जीन इनएक्टिवेट हो गया, देयरफॉर दैट इवेंट हैज बीन नेम्ड। वही चीज यहां पर होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि डिसइनएक्टिवेट हो गया इंसर्शन से, वही जीन हमेशा हेल्प करेगा पता लगाने में पहले कि कौन रिकॉम्बिनेंट और कौन। लेकिन अगला स्टेटमेंट, हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट किस प्लेट से मिलेगा? एम्पिसिलिन प्लेट से कि टेट्रासाइक्लिन? आंसर होगा क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ दो बचे, यहां एक बचेगा जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। याद आ रहा है? क्योंकि ये और ये यहां ट्रांसफर होने के बाद ऐसा हुआ ना, थोड़ा सा रेप्लिका प्लेट से ट्रांसफर, ये तो ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? टेट्रासाइक्लिन से बचने वाला जीन। तो बोले सर फिर हमें, तो उसको हम मदर कल्चर में फिर से करने के लिए कहां से उसको ऑप्टेन करेंगे? यहां से। आया सबको समझ में? ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे है, तो आज घर पे जाके आप पूरा फिर से आप उसको पढ़ें उस पैराग्राफ को, और क्लास में उसको कैसे बताया गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आई हैव कंप्लीटेड टूल्स, चैप्टर 60% कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास विद टेक्निक्स पूरा चैप्टर कंप्लीट। आया समझ में? तो कमिंग संडे जो आपके टेस्ट सीरीज है, वंस अगेन एनिमल ब्रीडिंग, पूरा ह्यूमन हेल्थ डिजीज और बायोटेक पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल थॉरोली आप दो चीज पढ़ के आए घर से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। अगले क्लास
में बाकी सब तो फटाफट खत्म हो जाएगा, मेन दो ही चीजों में टाइम कंज्यूम होगा टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि तभी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझा पाऊंगा, सदन हाइब्रिडाइजेशन कैसे क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी में कैसे वो बैंड पैटर्न चमकता है। आया सबको समझ में? इल्यूशन यानी नेक्स्ट डे की क्लास की खासियत है कि कंक्लूजन क्या रहेगा, लाइगेशन, स्पूलिंग, एनिलिंग, इल्यूशन। लाइगेशन, स्पूलिंग, एनिलिंग, इल्यूशन। लाइगेशन डीएनए, सॉरी आरडीएनए, सही बात है। लाइगेशन का प्रोडक्ट क्या है? आरडीएनए। स्पूलिंग डीएनए आइसोलेशन से जुड़ा, एनिलिंग पीसीआर का स्टेप है, इल्यूशन पेज, इल्यूशन पॉली एक्रेमिडाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो व्हाट इज इल्यूशन, कैसे करते हैं उसको सब बताएंगे आपको। तो अगले क्लास का मेन कंक्लूजन क्या, सब कुछ पढ़ने के बाद ये है क्वेश्चन पैटर्न, एक सिंपलेस्ट, ये टेक्निक का नाम और वो ये स्टेप का नाम, एक एक्टिविटी स्टेप है ना स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है? कुछ नहीं, इट्स अ मैनुअल एक्ट। ये ना टेस्ट ट्यूब छोटा सा जो भी इतने साइज का रहता है एक्चुअली डीएनए का, या बड़ा जो भी है, ऐसा इनोकुलेशन लूप होता है, उसको पूरा गर्म करते हैं, इंसनरेशन ठंडा करने के बाद अल्कोहल में, पानी में नहीं अल्कोहल में, ठीक है ना। और ये सब लेमिनार एयर फ्लो एक रहता है ऐसा डब्बे जैसा मशीन, उसके अंदर एस्ट्रलाइज एयर फ्लो होता है, वहां बैठ के होता है फ्रैक्शन, और हाथ बिल्कुल सदा हुआ होना चाहिए, सीधा ऐसा पुट करते हैं और आसपास टकराए नहीं। ग्लास का जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वो सीधा ऐसा अंदर जाना चाहिए, उसका साइज ही है कि बिल्कुल हाथ ऐसे ट्रेम्बल करेगा तो टकराएगा, टकराएगा तो आसपास आरएनए और दूसरे प्रोटीन इंप्यूरिटीज जो बड़े मुश्किल से इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल से हटाया था, अरे आया समझ में, वो फिर लग जाएगा उसमें। इसलिए जो परफॉर्मर होगा बिल्कुल सीधा अंदर हाथ ऐसे रखेगा और सस्पेंडेड डीएनए लूप को ऐसे घुमाकर ऐसे निकाल के ले आएगा। दिस एक्शन इज कॉल्ड स्पूलिंग। क्या कहते हैं उसको? स्पूलिंग। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए आइसोलेशन। एक डायग्रामेटिक स्टेप के साथ जो बताऊंगा उसी को फिर लिखवा देंगे। द स्टेप ऑफ डीएनए आइसोलेशन इज नंबर 1 एंजाइम ट्रीटमेंट, नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगेशन, नंबर 3 decantation, नंबर 4 एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल एंड 5th स्पूलिंग। जिस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा वो आंसर है। हो गया एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन, सबको आ रहा है समझ में। इसके अलावा उस एंजाइम, उस टेक्निक में कैसे एंजाइम्स क्यों इस्तेमाल होते हैं वो तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। लाइजिंग एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स, जैसा होस्ट वैसा एंजाइम, सबको आ रहा है समझ में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये टॉपिक ऐसा है कि दोबारा फाइनल एग्जाम से पहले आपको एक दिन भी नहीं लगना चाहिए कि चलो बैठ कर बायोटेक पढ़ ले। ये तो ऐसे टॉपिक से बस अब पढ़ लिया, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आपका पूरे थ्योरी आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। क्लियर? तो टुडे आई एंड ओवर हियर, और यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। सब लोग टेक्निक्स एक थॉरो रीडिंग करके आएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। सो आज जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबका रोल नंबर लिखा हुआ है। अब दिसंबर 30 तक सिर्फ आप लोग ही क्लास अटेंड कर पाएंगे। आया समझ में? क्लियर? जो जो नॉकआउट होता जाएगा फिर वो नहीं आएगा। मतलब आप अटेंड करोगे तो करना पूरा, नहीं तो मत करना। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अब जो करेगा सीरियसली वही पूरा अटेंड करेगा क्लास। ठीक है? आया समझ में? तो रोज वो रोल नंबर से आप लोग ही एंटर करके अंदर आ पाएंगे। देन आई विल एक्चुअली स्टार्ट द क्लास। और मैं 8:45 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद कोई एंटर नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखें। क्लियर?